पुनः एक महत्वपूर्ण पर्यावरण की सीरीज लेकर आए हैं। यह सीरीज आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, उत्तराखंड टेट, किसी भी टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से पर्यावरण के प्रीवियस पेपर का संपूर्ण व्याख्यात्मक हल हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह क्लास इलेनी दुर्गेश पर गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क आपके लिए ले रहा हूँ, इसलिए इस क्लास का आनंद अंत तक लीजिएगा और हो सके तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जितने भी साथी वीडियो को ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, देखिए कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। नीम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये जैविक कीटनाशक का है। नीम भारतीय मूल का एक पतझड़ वृक्ष है, इसलिए जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है, अर्थात ए वालों का राइट आंसर होगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब लाइव देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग फटाफट करें। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ई-लर्निंग विद दुर्गेश में नोट्स में आपको ये प्रश्न मिला होगा। अगर आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स पढ़ी होगी तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन भी है। अगर हम इसको निकाल दें तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ए इसका राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का सही हल होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव आपको उपलब्ध हो चुकी है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एक कमेंट आया है, मस्त खिलाड़ी जीवन में शहमात नहीं देखा करते, जिन्हें ललक है पाने की दिन रात नहीं देखा करते। थैंक यू। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जी हाँ, इसका होगा क्रैक्टस। क्रैक्टस, नागफनी, इन्हें हम जीरोफाइट पौधे कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? ये सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले तनों में पानी भर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। क्रैक्टस के पत्ते कांटों के रूप में होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। इनकी जड़ें पानी की तलाश में काफ़ी गहराई तक जाती हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह बी राइट आंसर होगा। फर क्या है? महोगनी, चंदन, या आगे हम लोगों ने, अगर आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स पढ़ी होगी तो उस नोट्स में इसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यहाँ पर दो बातें आप लोग को जानते रहिएगा, क्योंकि बुध और शुक्र एक ऐसे हमारे सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बस केवल दो ही यही हैं जिनके पास पूरे सौरमंडल में कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अब वरुण छोड़ दीजिए, शनि का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह उपग्रह है वो है टाइटन। वह क्या है? टाइटन। इसके चारों तरफ वलय लगे हैं। इसके चारों तरफ क्या लगे हैं? वलय हैं। ठीक है, दूरी के आधार पर छठा है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है, वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक तक नहीं किया है, लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं। अब की बार टी पार, टेट पार मतलब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? जी हाँ, ये भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है?
सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद जवाब देंगे सभी साथी, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है, हलवा वाला प्रश्न है। ये भी लेनी विद दुर्गेश के नोट्स में है। देखिए, जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया, जेट्रोफा इसका राइट आंसर है। कपास नहीं है, गन्ना नहीं है, आलू नहीं है, जेट्रोफा ये बायोडीजल पौधा है। रतन जोड़ भी है, याद रखिएगा। रतन जोत, ठीक है। यह अफ्रीका, भारत, उत्तरी अमेरिका ट्रॉपिकल क्षेत्रों में मिलता है। जेट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है जो कठिन परिस्थितियों में झेलने में सक्षम रहता है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी इसका राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। एक प्रश्न आया है कि शनि ग्रह बृहस्पति से बड़ा हो गया। नहीं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, ठीक है। क्रम के आधार पर छठे पे, और अगर उसके साइज के बारे में देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यह भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है। अगर आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़ी होगी तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे। जी हाँ, जितने लोगों ने ई-लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स पढ़ी होगी वो सभी इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे पर्यावरण का। एक भी प्रश्न आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के बाहर से नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर कई बातें हैं। कुछ लोग 1992 कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1992 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? देखिए 5 जून 1972 में, ना सॉरी 1972 में हुआ था। और यहीं से स्टॉकहोम में, यहीं से प्रत्येक वर्ष 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1992 को पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई थी। लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 1986 होगा। कैसे? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। इस अधिनियम में पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है। इसमें धारा 2A भी है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपका 20 का राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना था, पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास करना था। इसलिए प्रश्न का जो सही विकल्प होगा 20 का राइट आंसर होगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर नहीं किया ना, शेयर कर दीजिएगा। डेली क्लास टेलीग्राम पर मिलती है, उसकी लिंक से जुड़ जाइएगा। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? एकदम ये भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है। मैंने आपसे पहले बताया था, अगर आपने ई-लर्निंग विद दुर्गेश की संपूर्ण नोट्स पढ़ ली हो, चाहे आपकी रीट हो, चाहे आपकी MP टेट हो, छत्तीसगढ़ हो, या उत्तराखंड टेट हो, या UP टेट हो, सुपर टेट हो, कहीं से भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। देखिए, जब भूमंडलीय ताप होगा किसके कारण होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। एक ये भी कारण है, कई कारण है, लेकिन इसमें से, ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा कारण जो है वो CO2 की मात्रा में लगातार हो रही वृद्धि की वजह से भूमंडलीय तापन होता है। इसके उप नामों को भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में वहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, शायद आपको ये पूरी तरह से स्पष्ट और पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? B राइट आंसर होगा। 20 का सही जवाब होगा। हम आगे चलना है अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करिएगा। यह भी आपको हमने बताया है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स में है, ठीक। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा जो भी साथी। देखिएगा, अब की बार टेट पार सभी क्लासेस के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी टाइम और लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायु में, क्योंकि शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, कारण यह है जैसे पूरा ग्लोब हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ से इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घनघोर वर्षा होती है। इसके कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते
है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा पर स्थित है। यह 3 महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, ये मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीपों पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैव विविधता का ह्रास होता भी जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, भारत में केरल, हाँ सही जवाब। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? यह भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में होगा। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दे लिया, इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को भी अच्छे से पढ़ा है और साथ ही साथ तथ्यों को भी पूरी तरह से पढ़कर खत्म कर दिया है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी या रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये ज्वालामुखी से निकलने वाली जो लावा होती है, उसके टुकड़े से, उसके चूर्ण से जो मिट्टी बनती है, उसे हम काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति होती है, इसलिए कम वर्षा पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कम पानी की भी जरूरत पड़ती है, यह बात भी आपको शायद पता होगा ना, पता है ना आप लोग को? जी हाँ। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे पृथ्वी पर भारत में अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। अगर पुरानी जलोढ़ है तब, और नवीन जलोढ़ है तब। पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर, और नई को कहते हैं खादर। सबसे ज़्यादा लगभग 43% क्षेत्रफल ही फैला हुआ है। लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। किस कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? एकदम यूनिक प्रश्न है ये सब। मतलब आज की सीरीज जो आपने पढ़ा वो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा। एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं आया है। जी हाँ, एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा। अच्छा, ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स के लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। मेरी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध है। ये क्लास जौनपुर जनपद से आपके लिए निःशुल्क चलती है मेरे द्वारा। सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलती जाएगी। देखिए, वायुमंडल कौन सी परावैंगनिक किरणों को रोकती है? उसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत है। क्या नाम है? ओजोन परत है। इसे ही ओजोन मंडल भी कहते हैं। इसे ही ओजोन मंडल भी कहते हैं। इसलिए क्षोभ समताप मंडल में जहाज भी उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल लगभग शांत सा रहता है। क्षोभ मंडल क्या है? मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी गिरावट होती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है? यहाँ पे आयनिक किरणें आती हैं। मध्य मंडल पूरे पृथ्वी का सबसे कम तापमान यहाँ पे है। ठीक है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस। और कोई भी उल्कापिंड आकर आयन मध्य मंडल में ही ज्वलित हो जाती है। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। हो सके तो वीडियो को अपने सभी साथी को शेयर जरूर करिएगा। अगला है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान किस सुधार के लिए लाया गया था? बताइए सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, गंगा एक्शन जो प्लान था, ठीक है, गंगा कार्य योजना, यह है जल की गुणवत्ता। किसके लिए? जल की गुणवत्ता के लिए आया था। नदी प्रदूषण भार को कम करने हेतु भारत सरकार ने 1986 में क्या लिया था? गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा कार्य योजना था। इस प्रथम चरण की शुरुआत 1986 में हुई थी। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर हो रहा है ना? हो सके तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक भी प्रश्न आपको नोट से बाहर नहीं मिलेगा।
मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए। सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। अब भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं? एक मध्य प्रदेश में और एक भारत में। एक भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो सही विकल्प होगा वह आपका क्या होगा? भोपाल। भोपाल, देखिए भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, अधिक झील है, इसके कारण भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। ठीक है, भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइए सभी साथी। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। देखिए, ठीक है, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? छात्रों का विश्वास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मतलब किसी भी शिक्षक का सबसे जो बहुमूल्य निधि है, सबसे बहुमूल्य जो कमाई है, वह उस शिक्षक की सबसे बड़ा निधि है। बताओ वाली बात हो। शिक्षक सबसे बहुमूल्य निधि उसकी छात्रों का विश्वास है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह क्या होगा? चौथा। क्योंकि अपने छात्रों का विश्वास, ताकि शिक्षक छात्रों के संबंध बना रहे, छात्र शिक्षक का सम्मान करे, ये शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधियों में से एक है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न मैंने पूछा था कि भारत में किसे झीलों का शहर कहते हैं? परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह क्या है? सिद्धांत है, खोज है, मूल संकल्पना है, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या है? मूल संकल्पना, खोज या कानून? इसका होगा सिद्धांत। क्या होगा? सिद्धांत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से ही परिणाम गलत नहीं होता तो वह सिद्धांत बन जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को बार बार परीक्षण करने से उसमें शुद्धता की संभावना अधिक होती है, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। जी हाँ, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी, श्रुतलेख? श्रुतलेख तो होगा नहीं, श्रुतलेख तो होगा नहीं, श्रुतलेख तो होगा नहीं, तो विचार गोष्ठियों कार्य योजना। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षण विधि की बात करें तो विचार गोष्ठी, कार्य योजना होती है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुधारने में सहायता में प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा सी इसका राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, वही कमेंट करना है और आपको बताना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कि आपने वीडियो को शेयर किया है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक तक नहीं किया यार, पैसा नहीं करता। लाइक करने के बाद वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड
ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, CH4, लेकिन हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। जो गलत है वही सही है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, जलवाष्प है, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वातानुकूलित AC, फ्रिज, कार, स्कूटर, कोयला आदि जलाने से भी होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा सी इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। सी वालों का राइट आंसर है। अगला है ध्वनि के प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। मैंने पढ़ाया है, जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं ये सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है। मैंने एक भी प्रश्न आपको अभी तक ऐसा नहीं मिला जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में ना हो। जी हाँ, यह ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है। मैंने कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो नोट्स में ना हो। जल्दी से कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। देखिए सभी साथी, ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई है डेसिबल है, ठीक है। लेकिन डॉप्सन किसकी है, कमेंट करके बताइएगा। डॉप्सन किसकी इकाई है। ध्वनि प्रदूषण मापन डेसिबल है, लेकिन डॉप्सन किसकी इकाई है, जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हो सके तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। चाहे इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं ना, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। चलिए, निम्न में कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है। देखिए यहाँ पे भारत में बना दे रहा हूँ, सही से नहीं बना था। माना ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा काम चलाओ भारत हो गया। अब बंगाली खाड़ी कहाँ पे, यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जरा बताइएगा। देखिए ताप्ती और नर्मदा ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पे, ये दोनों अरब सागर में, अरब सागर में। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है, ठीक। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, बाद में प्रवेश करने के बाद यहाँ पंचनद आती है, मिठानकोट में मिलती है, फिर ये भी गिर जाती है यहाँ पे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सुवर्ण रेखा। क्या होगी, सुवर्ण रेखा। ये झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। स्वर्ण रेखा दक्षिणी छोटा नागपुर के पठारी विभाग से रांची नगर के दक्षिण पश्चिम स्थित नगरी गांव से निकलती है और बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जबकि नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं ये अरब सागर में खंभाती खाड़ी, ये अरब सागर है। कौन सा सागर है, अरब सागर। कौन सी खाड़ी में, खंभाती खाड़ी में। खंभाती खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अगर वहीं पर सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, मतलब सबसे बड़ी नहीं है, यह चीन, भारत तथा पाकिस्तान में बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यह अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। इसलिए पंचनद जाके से मिठानकोट में मिलती है। समझ में आया। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश और यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा इसके बाद अगली क्लास के लिए। अगला है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। आइए यहाँ पे कई नई चीज़ें आपको सिखाते हैं। एक होता है आई आकार की घाटी, पता है आप लोग को, आई आकार की घाटी, कुछ लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे। फिर होता है वी आकार की घाटी,
वी आकार की घाटी, फिर होता है यू आकार की घाटी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इन तीनों के बारे में क्या आप लोगों ने पढ़ा है। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क क्लास चलती है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, आई आकार की और वी आकार घाटी नदियों द्वारा, किसके द्वारा? नदियों, लेकिन ये हिमनद द्वारा, हिमनद के द्वारा, अर्थात यू आकार की जो घाटी होती है यह हिमानी या हिमनद के द्वारा बनती है। समझ में आया? अब देखिए सभी लोगों को समझ में आ गया। आई आकार की जो घाटी होती है इसे हम गार्ज या कैनियन कहते हैं। ठीक है, इसे गार्ज या कैनियन के नाम से जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न तैयार हो गया, एक आई आकार घाटी, वी आकार घाटी और तीसरा यू आकार की घाटी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। लैपीज क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। जलप्रपात ऊपर से गिरने को, नीचे जो जल आता है या मृदा कटाव को करके उसे हम जलप्रपात कहते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, राकेश कक्षा 5 में पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ठीक, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। बहुत आसान प्रश्न है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उसकी अनियमितता को कारणों को जानकर सही मार्गदर्शन देना, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, ये एकदम आसान सा प्रश्न है, हलवा वाला प्रश्न है। ठीक, ये भी लर्निंग मित्र के नोट्स में होगा। आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन मफलर क्या? ये भी नोट्स में है। मतलब जितना प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा, एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो नोट्स में न रहा हो। तो बताइए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ग्रीन मफलर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से, किससे है? ये ध्वनि प्रदूषण, ये ध्वनि प्रदूषण से है। अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन मफलर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। घने पेड़ ध्वनि को फिल्टर करके ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं। इन पेड़ पौधों को भी हम ग्रीन मफलर कहते हैं। सड़कों किनारे जो पेड़ लगे होते हैं आपने देखा हो। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग। जिससे यहाँ पर ये हमारा यूरोप अफ्रीका महाद्वीप हो गया। कौन सा? अफ्रीका हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा। तो यहां पर ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया यूरोप, ये अफ्रीका हो गया। बीच में एक सागर है, बीच में क्या? यहाँ पर एक सागर है। इस सागर को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इस सागर को क्या कहते हैं? इस सागर को कौन सा सागर के नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं भूमध्य सागर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा, अर्थात डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है? तो अफ्रीका और यूरोप को जो अलग करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भूमध्य सागर कहते हैं। जी हाँ, जौनपुर के क्लास के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर ले 6306344367 के लिए। ठीक है, जिसको कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल कर सकता है। क्या सबको समझ में आ गया? मैंने मैप बनाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप से कैसे अलग होता है, वो कौन सा? देखिए इसके आसपास
जो बागान होते हैं उन्हें हम भूमध्यसागरीय वनस्पतियां कहते हैं। वो प्राय रसीले होते हैं। कैसे? रस वाले। रस वाले मतलब जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर, इनके किनारों पर सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं रसीले फल, जिन्हें भूमध्यसागरीय वन के नाम से जानते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा शराब भी यहीं के आसपास बनाई जाती है। भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, ओजोन परत से हम आपको 4 चीज़ें बता देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले ओजोन, ध्यान से लिखना चाहे लिख लीजिएगा, ओजोन गैस की खोज। दूसरा, ओजोन परत की खोज। फिर ओजोन क्षय की खोज। यहाँ पे 3 प्रश्न के 3 अलग अलग उत्तर हैं। 3 प्रश्न के 3 अलग अलग उत्तर हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या तीनों आपको पता है? सभी लोग फटाफट कमेंट कर देखें। क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन। देखिए, ये थोड़ा सा मिला लीजिएगा। क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन। ओजोन परत की खोज किसने की थी? ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसोन। ओजोन क्षय की खोज फोरमैन। इसके 3 प्रश्नों के 3 अलग अलग हैं। ठीक है, ठीक। क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन नामक विद्वान ने किया था। ओजोन क्षय की खोज फोरमैन ने किया था। ठीक, तो आइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 16 सितंबर को ओजोन क्षय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, ए राइट आंसर होगा। क्या आपको सबको समझ में आ गया? तीनों के नाम, ठीक, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। हाँ, ये नोट्स में है। अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी तो नोट्स में आपको मिल जाएगा, बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किसी भी, देखिए यहां पर ये हम पिरामिड बना दे रहे हैं। यहां पर उत्पादक होते हैं, उसके बाद यहां पर उपभोक्ता होते हैं। ठीक, अब उत्पादक में क्या आते हैं? पादप आते हैं, पेड़ पौधे। यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता होता है। इन सभी को डिकम्पोज करने का काम अपघटनकर्ता करता है। इसलिए शाकाहारी कौन होगा? जो इस पर सीधा सीधा आश्रित होगा। इसलिए हम इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है, जो सीधा सीधा पादपों से जुड़ा होता है। तो जल्दी से कमेंट करके प्राथमिक उपभोक्ताओं के कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा। ये भी नोट्स में, मैंने अपने अभी तक जितने प्रश्नों को पढ़ा सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक का बटन दबाइएगा, पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। चाहे इस प्रश्न का आप फेसबुक पे पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, जहाँ भी इसे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी ध्यान से देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा।
देखिए इसे हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हुए पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। भू रासायनिक चक्र जीवमंडल में, वायुमंडल, स्थलमंडल, जल मंडल में भी होते हैं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? बताइए सबसे कम प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। हाइड्रोजन। कोयला करेगा, पेट्रोल करेगा, डीजल, लेकिन हाइड्रोजन सबसे न्यूनतम करेगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी होगा। हाइड्रोजन हल्का होने के कारण गुब्बारों में भरा जाता है, वायुपोतों में भरा जाता है। अब इसके स्थान पर हीलियम का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम का प्रयोग होने लगा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पंडा कहाँ पाया जाता है? ये भी लेनी दुर्गेश की नोट्स में है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि दैत्याकार पंडा जो पांडा है वो कहाँ पाया जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जितने लोग इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। देखिए अगर दैत्याकार पांडा की बात करें तो चीन में, यहां चीनी भाषा में पांडा को जुआंग माओ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखना चाहे लिख लीजिएगा, पांडा। क्या कहते हैं, किसी को पता है? झुयांग माओ, ये पांडा को चीनी भाषा में कहते हैं। चीनी भाषा में कहते हैं। पांडा जो है चीन के बांस के जंगलों में, तिब्बत के हिमालय में ढलानों पर निवास करते हैं, मिलते हैं वहां पे। वन्य जीव कोष WWF के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पांडा को संरक्षित प्रजाति के रूप में माना गया है और WWF का ज्वाइंट पांडा है। चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा है। क्या है? ज्वाइंट पांडा है। झुआंग माओ पांडा को कहते हैं चीनी भाषा में। ठीक है, झुआंग माओ। अगला है, निम्नलिखित में से भोपाल गैस त्रासदी क्या थी? ठीक है, ठीक है, इसको हम MIC गैस कहते हैं, मिक के नाम से जानते हैं। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड N2O ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, CFC ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन मिथाइल आइसोसाइनेट ये भोपाल गैस त्रासदी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भी है। इसलिए जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। डी वालों का उत्तर राइट है। अगला प्रश्न, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री हो गया। क्रिसमस का त्यौहार जो मनाया जाता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? दक्षिण दिशा में चमकता है। माने सूर्य कहाँ चमकता है? मकर रेखा पर। कौन से रेखा पे? मकर रेखा पर सीधा होता है। और मकर रेखा से कौन सा देश? जापान मकर रेखा में नहीं है, भारत है नहीं है, कर्क रेखा पर है, अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। इसलिए 22 दिसंबर में यहाँ पर गर्मी होती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर गर्मी और उत्तरी ध्रुव पर ठंडी होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ ये जल से घिरा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर सी राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? कमेंट करके जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। ये आपका 23 सही 1/2 साउथ है, ये 23 सही 1/2 नॉर्थ, इसे कर्क रेखा कहते हैं और बीच वाले को भूमध्य कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस जीव के लिए है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं।
ये ई लर्निंग विद दुर्गेश की जौनपुर जनपद से संचालित होती है। मेरे द्वारा सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्रहित में उपलब्ध किए जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ेंगे। और ये वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल पर दोनों पर निःशुल्क लाइव है। जहां भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यह शेर के लिए है। कौन सा शेर? एशियाई शेर। एशियाई शेर। बाघ जो होता है उसको दाढ़ी नहीं होती है, शेर को दाढ़ी होती है। गैंडा के लिए क्या है कमेंट करिएगा। हाथी के लिए काजीरंगा भी है, मानस है, पेरियार है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। आप लोगों को समझ में आ गया? और ये कहां पर है? गुजरात में है। गिर का जंगल कहां पे? गुजरात में। इसी के साथ आज की सीरीज यहां पे खत्म होती है। फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद एक अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी रेस के घोड़े हैं। चलते हैं तब, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगली क्लास के लिए टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। कुछ देर के बाद आपकी अगली क्लास शुरू होगी, फिर अगली क्लास होगी। सभी क्लासेस मेरी निःशुल्क होंगी, लेकिन आप उसको टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे। दुर्गेश सर सर्च करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। नोट्स सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।